ही चुनाव का माध्यम होगा और ऑनलाइन वोटिंग का कोई विकल्प फिलहाल नहीं है, जो ट्रेडिशनल तरीका है वही होगा ईवीएम। देखिए, मेरी समझ में हमने माननीय चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ सलाह मांगी थी, हमने वो सलाह दिया है। आज आखिरी डेट थी, हमारी तरफ से वो सलाह और हमारे ऑब्जर्वेशन से जा चुके हैं। पहले तो बिगड़ते हालात के मध्य चुनाव को सोचना मुझे असंवेदनशील लगता है। आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत हो रही है, डॉक्टर्स की मौत हो रही है, ईवीएम कैरी करने वाले लोग संक्रमित हुए, एक टीचर जो ईवीएम ट्रेनिंग में थे वोटिंग के, उनकी मौत हो जाती है खगड़िया में, पुलिस कर्मियों की मौत हुई है। तो उसके मध्य मैं समझता हूं पहले तो चुनाव आयुक्त को केंद्रीय टीम के हवाले से देखना चाहिए, संक्रमण के हालात देखने चाहिए और ये भी तय करना होगा कि इलेक्शन अपने आप में सुपर स्प्रेडर इवेंट ना हो जाए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तंत्र बचा करके आप क्या करेंगे। आखिरी टिप्पणी, वर्चुअल रैली एक ऐसी पॉलिटिकल स्फीयर में, स्पेस में, जहां एक पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास अकूत संपत्ति है, दूसरी तरफ ऐसी भी पार्टियां हैं जो सिर्फ जनधारा के आधार पर आगे बढ़ती थी। आपने तो इसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहने दिया। फिर चुनाव में लोकतंत्र कहां ढूंढा जाएगा। लेकिन सर, बिहार में आरजेडी एक बिग प्लेयर पर सजेशन, चुनाव आयोग ने रुख अपना क्लियर रखा है। तो सजेशन आप लोगों से मांगे गए थे, क्या सजेशन आप लोगों ने दिया और क्या अमल होता हुआ आपको लगता है उस पर दिखेगा? मैं हमारा सजेशन संक्रमण के इर्द गिर्द टेस्टिंग के तरीके, एंटीजन हो रहा है या आरटीपीसीआर हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में संक्रमण का पहुंचना, बाढ़ के हालात, और उसके मध्य हमने ये भी कहा है कि अगर आप फिर भी चुनाव कराने को सोचते हैं तो कुछ सुझाव दिया है। और मेरा मानना है कि एक बार चुनाव आयोग उसे देख ले तो फिर विस्तार में हम इस पर चर्चा। वही लोग सर जानना चाहेगा क्या है चुनाव करवाने को लेकर, उसमें क्या फेरबदल आप लोग चाहते हैं, अगर हो तो इस तरीके से। देखिए, पहली बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि अभी लोगों के बीच में जाकर के उनसे पूछिए जिन्होंने अपने आत्मीय खो दिए हैं कि चुनाव होने वाला है, वो क्या कहते हैं। लोकतंत्र का अगर महापर्व है तो ये निर्बाध होना चाहिए ना, इसमें रोड़े कंकर तो नहीं अटकेंगे, बैरियर नहीं लगेगा। और कई सारे सवाल हैं, जितने अनुसंधान हैं वो कहते हैं कि प्लास्टिक या मेटल सरफेस पे ये वायरस ज़्यादा एक्टिव रहता है बनिस्बत पेपर के, तो फिर क्यों नहीं हम पेपर बैलेट पे जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर चर्चा हो। ठीक है। दूसरा सर, भारत और चीन के बीच बात, चीन कहता है कि गलवान घाटी हो, पेंगोंग हो, यहाँ से कंप्लीट जो है सेना पीछे हो गई है, लेकिन भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो इससे इनकार करता है कि ये सही नहीं है अपने आप में। तो इतना ज्यादा डिफरेंसेस क्यों दिखता है? देखिए, डिफरेंसेस के लिए चाइना की तो गनबोट डिप्लोमेसी को तो देखिए ही, अपने तौर तरीकों को भी हमें देखना चाहिए। हमने एक तरह से क्लीन चिट दे दिया चाइना को जब प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा नो इंट्रूजन, तब जबकि जितने डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट थे, फॉर्मर आर्मी पर्सोनेल थे, वो सब कह रहे थे कि चाहे गलवान हो, पेंगोंग हो, देप्सांग हो, इवन हॉट स्प्रिंग, अपने सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। मेरा मानना है ना कि दिक्कत, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, दिक्कत सरहद पे जवानों के हौसलों में नहीं है, उनकी प्रतिबद्धता में नहीं है। कमी और दिक्कत कहीं है तो उन आलीशान कमरों में है जहां डिप्लोमेसी तय होती है। वो गनबोट डिप्लोमेसी के साथ जा रहा, हम ट्रायल बैलून में जा रहे हैं, नाम तक लेने में ठिठकते हैं। अब देखिए नतीजा क्या है। लेकिन यहाँ सर इम्पोर्टेंट ये है ना कि चीन भी ये स्वीकार कर हुई थी और गलवान समेत बाकी जगहों से वो कहता है कि सेना हमारी पीछे हट गई, फिर उसमें दिक्कत क्यों नजर? नहीं, दिक्कत इसलिए नजर आ रही है कि चाइना आपको डेट तक देने को तैयार नहीं। फर्दर डेट जो मांगा हमने, अभी तक चाइना ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री और चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन के आप बयान देखिए, चोट करते हैं वो बयान, और उसके बरक्स उसी भाषा में संदेश देना आवश्यक है। यह कहना जरूरी है कि ध्यान रहे, इस तरह की हरकतें पेंडेमिक के काल में, ये जो आप कर रहे हैं ना, अपनी गन बोट डिप्लोमेसी को नया शेप दे रहे हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। लेकिन ये डिप्लोमेटिक कॉरिडोर को कहना, ये मिलिट्री डायलॉग में नहीं होना है। डिप्लोमेसी को मैं समझता हूं कि अक्रॉस द आयल जाकर के प्रधानमंत्री जी को देखना होगा। दूसरा सर, देखिए, मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ता है कि घोषणा होते ही विधायकों के खरीद फरोख्त और रेट बढ़ गया है, तो डेमोक्रेसी में और राज्य में न्यायिक व्यवस्था को खुद देखा जाए तो ये बड़ा सवाल है। ये सवाल अब बहुत बड़ा सवाल नहीं रहा।
ये सवाल गोवा से, मणिपुर से चलते हुए, बिहार होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचते तक अब ये सवाल रहा ही नहीं, ये खत्म हो गया। लोकतंत्र का मिजाज बदल गया है, लोकतंत्र बीमार है और हम बीमार लोकतंत्र में ये ढूंढते हैं कि कौन ज्यादा बीमार है, कौन कम बीमार है। अब सर, एक सुशांत सिंह राजपूत पर रिया चक्रवर्ती का कहना है कि केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए, सरकार मदद कर रही है, वहां मुझे परेशान किया जा सकता है। ये बोल चुके हैं। अच्छा, ठीक है। उससे पहले वहां सुरक्षा कर रहे लोगों में कोविड पॉजिटिव पाया गया है। मेरा मानना है कि पूरा एहतियात बरतना होगा प्रधानमंत्री जी को। बेहतर तो होता कि अगर डिजिटली करते तो शायद भीड़ भाड़ भी नहीं होती, संक्रमण का खतरा नहीं होता। और मैं तो हमेशा मानता हूं कि कोर्ट ने एक बार जब रास्ता प्रशस्त कर दिया तो मंदिर तो बनना ही था। टाइमिंग महत्वपूर्ण है। अभी देश कोरोना से लड़ रहा है। मेरे जैसे राज्य की ये हालत है ना, हॉस्पिटल नहीं है, बेड्स नहीं है, रसूखदार लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहा है। तो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो बापू की संकल्पना थी ना, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऊपर से कहीं देख रहे होंगे तो उन्हें भी हैरत हो रही होगी। ये वक्त नहीं था, 6 महीने बाद बना लेते। लेकिन फिर बिहार 16 अगस्त तक लॉकडाउन में है। तैयारियों को लेकर भी आप लोग कह रहे हैं कि तैयारियां भी चल रही है और लॉकडाउन भी है। देखिए, हम तो सीधे बिहार की हालत से मैंने प्रधानमंत्री जी को अवगत करा। मैं जानता हूं अवगत पहले से भी होंगे, फिर भी हमने पत्र लिख करके कहा कि संक्रमण के तौर तरीके, लड़ने के तौर तरीके और बाढ़ दोनों ने बिहार को देश के लिए सामूहिक चिंता का विषय बना दिया है। बड़े बड़े लोग एक पेट के लिए तरस रहे हैं। आप आम इंसान की बात छोड़िए, और हमारी पूरी बातचीत पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर जैसे जगहों पे होती है। कभी हम सोच के देखें, सहरसा, पूर्णिया, मधुबनी, गोपालगंज का इंटीरियर या चंपारण के इलाके, वहाँ क्या हालात। मैं समझ रहा हूँ कि इस दौर में अगर कोई वर्चुअल रैली और अपनी चुनावी भी साथ में लगा हुआ है ना, यानी कि हमारे लोक जीवन से संवेदनाएं मृत हो गए, मर गई। नई शिक्षा नीति को लोग ठीक से समझ नहीं पा रहा है, क्या है उससे क्या आसान होगी लोगों को पढ़ाई लिखाई को लेकर, या मुश्किलें और बढ़ेगी। देखिए, मेरा सीधे मानना है कि नई शिक्षा नीति में कुछ चीजें अच्छी हैं, लेकिन जो सबसे डरावनी चीज है कि ये शिक्षा का वही होने जा रहा है जो हेल्थ सेक्टर का हुआ बीते कुछ वर्षों में। माफी के साथ नाम नहीं लेना चाहिए, अपोलोइजेशन ऑफ हेल्थ, मैक्साइजेशन ऑफ हेल्थ, स्कॉटाइजेशन ऑफ हेल्थ, ब्ला ब्ला ब्ला। आप एजुकेशन को भी उसी दिशा में ले जा रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर जैसे 5+5 3 वो जो एक सिस्टम बनाया गया है, यानी कहीं ऐसा ना हो जाए कि 5वीं कक्षा के बाद एक पूरा वर्ग नौकर के रूप में तैयार किया जाए टू सर्व अदर्स, और एक पूरा वर्ग तैयार हो जाए जो रूल करने के लिए बड़े बड़े ओहदों पर। तो शिक्षा में असमानता दूर करने की जो कोशिश होनी चाहिए थी, कि कई सारे स्कूल हैं, एक रूम में स्कूल चल रहा है, 5 क्लासेस चल रही हैं, एक टीचर 5 क्लासेस पढ़ा रहा है, तो एक समग्रता में जो देखने का होना उसका थोड़ा अभाव दिखा। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, क्या पार्लियामेंट का कोई मायने नहीं है इस देश में। अब आप एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं बिना पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के।